चौधरी रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे 24 के लिए शपथ, रामपथ से विजय पथ, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे रामनगरी अयोध्या इस बार सत्ता का केंद्र बन गई। बात होगी 24 की फुल तैयारी, अब यूसीसी की बारी। आखिर क्यों एक देश एक कानून पर सियासी संग्राम छिड़ा है, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। बात होगी अंग्रेजी तालीम पर फरमान, कैसे बढ़ेंगे मुसलमान, क्योंकि देवबंद में इंग्लिश पढ़ना और बोलना पूरी तरीके से बैन हो गया है। इस फरमान पर केंद्र सरकार का क्या रुख है, वो भी आपको बताएंगे। और बात होगी बृजभूषण को राहत, खेल खत्म या शुरू। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आखिर पहलवानों का अगला कदम क्या होने वाला है, उस पर भी करेंगे बात। और साथ ही बात होगी जिहादियों का दोष, रोक पर आक्रोश। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, NAC A+ accredited university. गुजरात के तट से टकराया बिपरजॉय चक्रवात। कच्छ सौराष्ट्र में तूफान की वजह से भारी बारिश। गुजरात के कई इलाकों में 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। अयोध्या में बोले सीएम योगी, यूपी का हो रहा है तेजी से विकास। जनवरी 2024 में होगा राम मंदिर का लोकार्पण। त्रेता युग की याद दिला रही है अयोध्या। प्रशासन की सख्ती के चलते उत्तराखंड के पुरोला में नहीं हो सकी महापंचायत। कई हिंदुवादी नेता नहीं पहुंच सके तो बाजार बंद कर पुरोला में जनता ने दिखाया आक्रोश। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में सुभाष यादव गैंग के 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड 7 हफ्ते से लगातार नंबर 1। हर हफ्ते बढ़ रहा दर्शकों का प्यार। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, NAC A+ accredited university. समय बदला, परिस्थितियां बदली, श्री राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है। लेकिन सियासत की अंतर्धारा में यह मुद्दा अब भी बरकरार है। इस बार के चुनाव में जीत हार की पटकथा इसी पृष्ठभूमि पर लिखे जाने की तैयारी है, क्योंकि सीएम योगी ने श्री राम की पावन धरती से ही 24 के चुनावी शंखनाद की शुरुआत की है। यानी इस बार रामपथ से विजय पथ का सीएम योगी शपथ ले चुके हैं। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा के दौरान रामपथ से राजपथ वाला संदेश भी दे दिया है। साथ ही उन्होंने इसे और खास बनाने के लिए अयोध्या में 21 लाख दीप जलाने का लक्ष्य भी रखा है। साथ ही अयोध्या के विकास के लिए 32,000 करोड़ की परियोजनाओं पर इस वक्त काम चल रहा है। इतना ही नहीं, सूर्यकुंड और भरतकुंड में रेलवे के काम भी अब शुरू होने वाले हैं। और साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी साल बनकर तैयार होने वाला है। और इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद अगले साल जनवरी में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, जो सियासी लिहाज से काफी खास है। और चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से और कौन कौन बड़े ऐलान किए हैं। सिया रामपथ से विजय पथ की ओर अग्रसर बीजेपी ने अयोध्या में सियासत की वो लकीर खींच दी जिसके दूसरी तरफ जीत का रामबाण है, जहां से हिंदुत्व का गुणगान है, जहां विपक्ष के लिए इस बार रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों, दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो सपना देखा था वो अब साकार हो रहा है, और साकार हो रही है वो तस्वीर जब प्रभु राम अपने घर में विराजमान होंगे। तब अयोध्या में सिर्फ जश्न और उत्सव। सीएम योगी ने चुनावी शंखनाद उस धरती से किया जो सत्ता का केंद्र रहा, जहां से हिंदुत्व की दशा और दिशा तय हुई, जहां से कई दलों के किले हिल गए। यानी कि सीएम योगी का अयोध्या प्रणाम और हिंदुत्व कार्ड विपक्ष के लिए हार्ड होने वाला है।
अभी थोड़ा प्रारंभिक रूप में अयोध्या में कार्य चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में। लेकिन भाइयों बहनों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं, और उसका नाम हमने रामपथ ही रखा है, और उसी नाम के नाम पर रामपथ। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी की पहली चुनावी रैली अयोध्या से शुरू हुई। यानी कि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, एक बार फिर वो मुद्दा 24 के चुनावी रण में शोर मचा रहा है, क्योंकि एक बार फिर विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी श्री राम की धरती से चुनाव का विजयी उद्घोष कर चुके हैं। नई अयोध्या की तस्वीर, इस बार 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य। दीपोत्सव में अयोध्या के हर घर में दीप जलेंगे। दीपोत्सव की अभी से शुरू हो चुकी है तैयारी। अगले साल जनवरी में श्री राम विराजमान होंगे। यानी कि अयोध्या की बदलती ये तस्वीर बीजेपी के लिए 24 में खुशखबरी लाने वाली है, क्योंकि 24 के रण में हिंदुत्व की छवि एक बार फिर से दिखने वाली है और टारगेट 80 को पाने के लिए 80 पर फोकस है। यानी मुख्यमंत्री योगी ने जब अयोध्या से चुनावी हुंकार भरी तो 24 के लिए संदेश साफ हो गया। ये नई अयोध्या के कुछ चित्रण हैं, और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही, और भरतकूप का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहाँ साधना स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। दरअसल चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सबकी नजर अब 80 पर जा टिकी है, क्योंकि 80 वो मैजिकल नंबर है जिसके बूते सत्ता के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं, और उसी पर पकड़ के साथ बीजेपी 24 के रण में उतर चुकी है, क्योंकि जनवरी में राम जी घर जाने वाले हैं और बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक देश एक विधान पर घमासान मचा है, क्योंकि यूसीसी के लिए विधि आयोग ने पहला कदम बढ़ा दिया है। सामान्य नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नागरिकों, सामाजिक और साथ ही धार्मिक संगठनों से सुझाव भी मांगे गए हैं। दरअसल सरकार का यह मकसद है कि देश के सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून बनाया जाए, और साथ ही साथ इसके तहत शादी की उम्र, नियम, तलाक का एक ही कानून होगा। विरासत, गोद लेने, गुजारा भत्ते के लिए भी एक जैसा कानून हो, संपत्ति में बेटे बेटियों के लिए एक जैसे ही कानून लागू हो, अलग अलग धर्मों में मैरिज कानून भी खत्म कर दिया जाए। सरकार चाहती है कि सभी समुदाय को एक समान अधिकार मिले, और महिलाओं की स्थिति में सुधार भी सरकार का एक मकसद है। लेकिन इस पर चर्चा के साथ ही विरोध भी शुरू होने लगा है, और सियासी बयानबाजी भी सामने आने लगी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इरादा क्या है और सियासत किस तरह की है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन्न जैसे ही बाहर निकला तो शुरू हो गई सियासत। मजहब के नाम पर किसी ने इसे नफरत की पॉलिसी बताया तो बर्क ने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए, और शुरू हो गई बहस 24 के नाम। बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है, उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है। दरअसल लॉ कमीशन ने देश के तमाम धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव मांगा है, और 30 दिनों के अंदर अपने सुझाव शेयर करने के लिए कहा है। लेकिन सुझाव से पहले इस कानून पर सियासी बहस छिड़ गई है। कोई एक देश एक कानून के विरोध में है तो कोई इस कानून के फायदे गिना रहा है। कॉमन सिविल कोड समावेशी समाज को सशक्त करने के लिए है। किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की आस्था पर कभी भी जो है उस पर चोट नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राय मांगने के फैसले का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया। महंत राजू दास का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए,
तो वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि समान नागरिक संहिता तत्काल सरकार को लागू करना चाहिए। आम जनमानस, साधु संत और हिंदुस्तान के रहने वाले जो हर व्यक्ति के मन में भाव है, एक संविधान, एक कानून और समभाव, एक व्यवहार। आज मैं आभार देता हूं भारत कानून आयोग को, जिन्होंने धार्मिक संगठनों, बुद्धिजीवी वर्गों को और अच्छे व्यक्तियों को आमंत्रण किया है कि अपना राय आप इस आयोग को दीजिए। देखिए, सामान्य नागरिक संहिता देश हित में है और जो भी देश हित में होता है उसको सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति देश की है, जनता की है, साथ साथ यह जो बढ़ रहा है जनता के बीच में और लोगों के साथ बढ़ रहा है ये जनसंख्या, वह निश्चित है विस्फोटक है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले एक देश एक कानून का मुद्दा कई सियासतदानों के लिए रेड सिग्नल है तो कईयों के लिए ग्रीन सिग्नल, क्योंकि इस कानून से सबसे ज्यादा मौलाना और मौलवी को परेशानी है। उन्हें डर है कहीं इस्लाम धर्म का कानून बदल न जाए। हालांकि साधारण भाषा में समझें तो ये संपत्ति का अधिकार, शादी, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत जैसे विषयों पर सभी को एक जैसे कानून ही मानना चाहिए। और यही खास धर्म के लोगों के लिए आपत्ति की वजह भी है, क्योंकि इस्लाम में शादी और तलाक पर उनके अपने कानून है जिसे वो बदलते हुए देखना नहीं चाहते। खैर, एक देश एक कानून को लेकर मोदी सरकार का मकसद सभी समुदाय को एक समान अधिकार देने का है, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक देश एक कानून आखिर क्यों जरूरी है, इसे समझाने के लिए आपको देवबंद दारुल उलूम का नया फरमान बता देते हैं। दरअसल देवबंद दारुल उलूम ने अंग्रेजी भाषा को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। और इस फतवे में क्या है ये भी आपको बता दें। छात्रों को अब इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं, किसी भी दूसरी भाषा की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। आदेश नहीं मानने पर देवबंद से छात्र सस्पेंड भी किए जाएंगे। इसके अलावा चोरी छिपे अंग्रेजी पढ़ने पर एक्शन का जिक्र भी किया गया है। सिर्फ उर्दू भाषा में पढ़ाई का फरमान जारी किया गया है। इस्लामिक तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम में अंग्रेजी पढ़ने पर संस्थान से निकाल दिया जाएगा। हालांकि एजुकेशन एक्ट में भी कहा गया है कि कोई संस्थान किसी भी छात्र को किसी भी भाषा या कोर्स की पढ़ाई से रोक नहीं सकता। तभी तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी इस मामले का तुरंत ही संज्ञान लिया और सहारनपुर के दारुल उलूम के तुगलकी फरमान के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया। साथ ही सहारनपुर डीएम को 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया। निसाब तालीम है, जो किताबें हैं वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। देवबंद ने कही है कि वो जो निसाब दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी का हो या दूसरी किताबों का हो जो जारी वसारी है, स्टूडेंट्स अगर दारुल उलूम में पढ़ते हैं तो वो उसी में दाखिला लें और उसी निज़ाम के तहत और उसी सिलेबस के तहत अपनी तालीम को जारी रखें। लिहाजा इसको इस तरीके से पेश करना कि वहाँ पर ये बात कही गई है कि स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल उलूम देवबंद पर आयद किया जा रहा है। रहने वाले तलबा के लिए एक आदेश जारी किया है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो अरबी, फारसी, उर्दू तालीम के अलावा कोई दूसरी तालीम हासिल ना करें। यानी मतलब ये है कि हिंदी अंग्रेजी न पढ़ें। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम या जिम्मेदार साहिबान ने ये फरमान। इधर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के दंगल में अब एक नया एंगल आ गया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आज ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है 2 अलग अलग अदालतों में। नाबालिग की यौन उत्पीड़न में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है।
पीड़िता और पिता के बयान के आधार पर कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। तो वहीं 6 बालिग महिला पहलवानों के मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। इस चार्जशीट के साथ डिजिटल सबूत भी कोर्ट में जमा किए गए हैं। बालिग महिला पहलवानों के मामले में अब 22 जून को सुनवाई होनी है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, यानी ब्रजभूषण को राहत, यहां से खेल खत्म या शुरू। इस पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अश्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अश्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। कभी अश्क कभी गम तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। ब्रिजभूषण सिंह ने शायरी 4 दिन पहले सियासी मंच से सुनाई थी, जब उनके खिलाफ चार्जशीट बन रही थी। लेकिन जब यौन उत्पीड़न के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की, तो इस बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में राहत मिली है। ब्रिजभूषण को पॉक्सो एक्ट में राहत, कोर्ट में नाबालिग की यौन उत्पीड़न में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल, पीड़िता और पिता के बयान के आधार पर कैंसिलेशन रिपोर्ट। पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पॉक्सो मामले में जांच पूरी हो गई है, यानी ब्रिजभूषण सिंह पर जो नाबालिग को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसमें अब राहत मिल गई है। जो रसलर्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354A और D इनके तहत हमने ब्रिजभूषण है उनके खिलाफ, और मिस्टर विनोद तोमर है उनके खिलाफ भी 109, 354A, 354 एंड 506 IPC में चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दूसरे मामले में 25 लोगों ने गवाही दी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया, एक पहलवान की 2 बहनें, रेफरी और रोहतक अखाड़े के लोग शामिल हैं, और तमाम पहलवान लगातार बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी संभव है? क्या गिरफ्तार होंगे ब्रिजभूषण? 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। ब्रिजभूषण को पॉक्सो केस में बड़ी राहत, ब्रिजभूषण को गिरफ्तारी से फौरी राहत। मामले में 4 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। ब्रिजभूषण और पहलवानों के इस दंगल में थोड़ी राहत तो थोड़ी आफत भी है, लेकिन ब्रिजभूषण के खिलाफ मोर्चे खोले पहलवानों का अगला कदम क्या होगा? ब्रिजभूषण के नाम बीजेपी पर निशाने साधने वाली विपक्षी दल का अगला कदम क्या होगा? अश्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। उत्तरकाशी में लब जिहादियों को उत्तर देने के लिए जिस महापंचायत का आयोजन किया गया था, फिलहाल सरकार की सख्ती के बाद उस पर रोक लग चुकी है। लेकिन पुरोला में आक्रोश अब भी कायम है, क्योंकि भले ही पुरोला जाने तक सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन जिस तरह पुरोला के लिए हिंदूवादी संगठनों ने कूच किया, वो उन जिहादियों के लिए सख्त संदेश है, जिन्होंने साजिशन नाबालिग हिंदू लड़की को जाल में फंसाया था। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कैसे यहां पर शासन प्रशासन की सख्ती से हालात कुछ हद तक सामान्य होते हुए नजर आए। पुरोला की गलियां, जहां पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी है, हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिहादी किस्से के खिलाफ पहाड़ पर किस तरह से गुस्सा है। उत्तरकाशी में सीएम धामी की पुलिस ने कुछ इस तरह सुरक्षा कवच तैयार किया है कि महापंचायत के लिए जुट रहे लोगों को रास्ते में रोक दिया गया, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों की भीड़ कुछ इस तरह पुरोला की तरफ बढ़ रही थी, जिससे माहौल खराब होने की पूरी संभावना थी। विगत 1 वर्ष से
होती आ रही है। प्रशासन ने गंभीरतापूर्वक इसका संज्ञान नहीं लिया है, इसीलिए आज हिंदू समाज को एकत्रित होकर इसका प्रतिकार करना है और माँ बेटियों की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यही महापंचायत का आह्वान हमने इसी संबंध में किया है। महापंचायत से आज रोक दिया गया, लेकिन मैं उत्तराखंड वासियों से निवेदन, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करें और जगह जगह करें। वो दुकानें मकान जिन लोग हिंदुओं ने दिए उनको भी समझाएं कि ये बहन बेटियों को कलंकित कर रहे हैं, भगा रहे हैं, वो हत्या कर रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद कर रहे हैं, तो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है। समय के साथ जाग जाइए। जिहाद के खिलाफ भले ही इस भीड़ को शहर में घुसने नहीं दिया गया हो, लेकिन पहाड़ का ये संदेश दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। तभी तथाकथित एक्टिविस्ट की दुकान जो महापंचायत को रोकने के लिए चिट्ठी पत्री पर उतर चुके थे और इस कोर्ट से उस कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कई तस्वीरें सामने आई। कोर्ट ने 3 हफ्तों में सरकार से मांगा जवाब। पंचायत के लिए सरकार से परमिशन जरूरी, संपत्ति के नुकसान पर भी सख्त हिदायत। एचसी ने कहा सुरक्षा में लापरवाही न हो। पुरोला मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि इस तरह के जो है एलिमेंट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो कानून के अंदर कार्रवाई की जा सके। पुरोला में महापंचायत को लेकर भले ही सख्ती बरती जा रही हो, लेकिन लव और लैंड जिहाद के खिलाफ आग पूरे उत्तराखंड में फैल चुकी है, जिसकी तस्वीरें टिहरी में भी देखने को मिली। यहाँ हिंदूवादी संगठन ने बाजार का शटर डाउन कर दिया। मैं उन जिहादियों को कहना चाहता हूँ, अगर वो अपनी सलामती चाहते हैं तो अपना भी ये देवभूमि छोड़ के चले जाएं, नहीं तो देवभूमि के लोग इतने शांत हैं कि वो किसी को छेड़ते नहीं है, और जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। यानी धर्म के जाल में फंसाकर अधर्म का खेल अब खास धर्म के लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भले ही इस मसले पर सियासत हो रही हो, लेकिन अब कुछ हिंदूवादी संगठन यूपी से उत्तराखंड तक अलर्ट हो गए हैं और जिहादियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। उत्तरकाशी से सुनील नरप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। जेल सुधार की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में अब ओपन जेल बनाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने जेल व्यवस्थाओं की समीक्षा, नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सुधार गृह के रूप में जेल जाने जाएंगे, ये भी कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आदतन अपराधियों के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक, आतंकियों के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई जाएगी। लखनऊ से संकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? आदित्यनाथ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की और उस कारागार विभाग समेत कई विभागों के अफसर उस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में नए प्रिजन एक्ट पर चर्चा की गई और उसका प्रेजेंटेशन अफसरों ने दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश की जो जेलें हैं उनको दुरुस्त किया जाए, बेहतर किया जाए और उन जेलों में वो सुधार गृह के नाम से जेलें उसी मंशा के तहत तैयार की जा रही हैं। यही वो वजह है कि 1894 का जो अंग्रेजों के जमाने का नया प्रिजन एक्ट है उसको अब नए प्रिजन एक्ट योगी सरकार लाएगी और उसमें तमाम तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संकेत, और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।